आई वेलकम यू ऑल माई डियर स्टूडेंट। आज की स्टोरी है आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग मीन्स क्रिएटिव थिंकिंग। जब भी आप कुछ नया सोचते हैं उस टाइप की आपकी सोच को, उस थिंकिंग को बोलते हैं आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग। ठीक है, तो यहाँ पर आपको रीड करने मिलेगा ट्रांसलेशन, हार्डवर्ड, ग्रामर, स्ट्रक्चर, काफ़ी सारी ग्रामर आज मैं बताने वाला हूँ आपको। ठीक है, वीडियो थोड़ी बड़ी हो सकती है, ठीक है, कोई बात नहीं। और आपको डिस्क्रिप्शन में पूरी की पूरी स्टोरी इंग्लिश में लिखी हुई मिल जाएगी। ठीक है, आप वहाँ पर चेक कर लीजिएगा। पहले आप ये वीडियो देखना और खुद से फिर उसको पढ़ के मीनिंग निकाल के देखना आप निकाल पा रहे हैं या नहीं सही मीनिंग। ठीक है, ओके, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। इन अ स्मॉल इटालियन टाउन, इन अ स्मॉल, इन यानी में, अ स्मॉल एक छोटे इटली के कस्बे में क्या हुआ? इटली के एक छोटे कस्बे में क्या हुआ? हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स अगो, मतलब सैकड़ों साल पहले। देखो, 100 साल पहले और सैकड़ों साल पहले में क्या अंतर है भाई, है ना। जैसे अगो का मतलब तो होता है पहले, 5 दिन पहले 5 डेज अगो, 3 दिन पहले 3 डेज अगो। तो ये समझ लेते हैं थोड़ा सा। जैसे देखो, जब भी ना हमें टाइम को, पैसे को, वेट को या डिस्टेंस को, टाइम, मनी, वेट और डिस्टेंस की निश्चित मात्रा को, एक डेफिनेट अमाउंट को जब भी हमें दर्शाना होता है ना एक एडजेक्टिव के रूप में, है ना, तब इनके साथ आर्टिकल ए या एन लगाकर इनकी सिंगुलर फॉर्म लिखते हैं। इसको फिर से एक बार रिपीट करके देख लेना आप लोग। जैसे कि एक नाउन है डिस्टेंस, एक नाउन है ना, कोई चीज, दूरी की बात कर रहे हैं, और ये दूरी एक निश्चित दूरी की बात कर रहे हैं। देखो 5 किलोमीटर की दूरी की बात कर रहे हैं, सही बात है ना। एक निश्चित दूरी की बात जब की जाती है तो ये जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस कितनी डिस्टेंस, उसकी क्वांटिटी बता रहा है, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव, डिस्टेंस की मात्रा बता रहा है, क्वांटिटी, तो 5 किलोमीटर की डिस्टेंस। ठीक है, तो ये एक निश्चित क्वांटिटी है जो कि एक एडजेक्टिव का काम कर रही है। डिस्टेंस नाउन है और एक क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव के जैसे काम कर रहा है। तो जब भी आप ऐसी कंडीशन आती है तो इस डिस्टेंस को, इसकी मात्रा को देखो, एक तो सिंगुलर में लिखते हैं और आर्टिकल ए या एन लगा करके लिखते हैं। ठीक है ना। तो एक जो सेंटेंस आपके सामने, इट इज ईजी टू ट्रैवल अ 5 किलोमीटर डिस्टेंस, यानी कि 5 किलोमीटर की दूरी को तय करना, ट्रैवल करना क्या है, ईजी है। ये सेंटेंस का मीनिंग है। तो आपको ऐसे ही लिखना पड़ेगा। आप ऐसा मत लग देना कि 5 है और किलोमीटर लिखा है तो ये तो ज़्यादा हो गया तो 5 किलोमीटर्स लिखेंगे। ऐसा नहीं करना, क्योंकि एक एडजेक्टिव के जैसे काम कर रहा है और एडजेक्टिव का कभी प्लूरल नहीं होता। नाउन तो आपका ये है इधर। ठीक है, तो आप इस तरीके से ही मत लिखना 5 किलोमीटर्स, नो। आप ऐसा ही मत लिखना अ 5 किलोमीटर्स। देखो जब अ लग गया तो फिर प्लूरल कैसे आ जाएगा, है ना। ओके, तो यही तरीका है। तो जैसे अब यहां पर देखना, मुझे बोलना है 100 साल पहले। ये 100 साल का मतलब क्या है, ये 100 एक निश्चित समय की बात हो रही है कि नहीं। और जब भी निश्चित समय की बात होती है और यहाँ साल करके लिखा हुआ है, साल तो आपका नाउन है, ईयर्स, है ना। 100 साल, कितने सालों पहले की बात हो रही, 100, तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा 100 ईयर्स अगो, 100 ईयर्स अगो, 100 सालों पहले, 100 साल पहले। ठीक है, लेकिन अब अगर आपको सैकड़ों साल पहले बोलना है तो यहाँ सैकड़ों साल में ये तो नहीं बोल रहा है 100, ये तो निश्चित टाइम थोड़ी है। सैकड़ों का मतलब वो 100 साल भी हो सकता है, 200 साल भी हो सकता है, 300 साल भी हो सकता है ना। तो ये सैकड़ों का मतलब निश्चित अमाउंट नहीं है, इसलिए आप इसको क्या लिखते हैं, हंड्रेड्स लिखते हैं और फिर ऑफ लगाना, फिर ईयर्स, हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स अगो, सैकड़ों साल पहले। याद कर लो इस चीज को, है ना। जैसे बोलना है 1000 साल पहले, 1000 का मतलब तो 1000 साल पहले, एक निश्चित अमाउंट है, इसलिए आपको लिखना पड़ेगा 1000 ईयर्स अगो, 1000 साल पहले या 1000 साल पहले। लेकिन अगर आपको बोलना है हजारों साल पहले, तब आपको बोलना पड़ेगा थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स अगो। ये तरीका होता है 1000 साल पहले और हजारों साल पहले, 100 साल पहले और सैकड़ों साल पहले को इंग्लिश में कैसे लिखते हैं, आपको समझने को मिला। ठीक है, अब देख लेते क्या हुआ। इटली के छोटे से कस्बे में क्या हुआ, सैकड़ों साल पहले क्या हुआ, अ स्मॉल बिजनेस ऑनर। बिजनेस ऑनर का मतलब क्या होता है, व्यापारी को बोलते हैं बिजनेस ऑनर, मतलब बिजनेस का मालिक। ठीक है, तो इन अ स्मॉल एक छोटे, बिजनेस ऑनर मीन्स व्यापारी, ओड, देखो OWE, ये क्या है, ओ एक वर्ब है, उसी की पास्ट फॉर्म क्या हो जाती है, डी लगा दो तो ओड बन जाती है, V2 बन जाता है। ठीक है, ओके, इसका मतलब होता है किसी का कर्जदार हो जाना या ऋणी हो जाना, कर्जे में चले जाना, ये इसका मतलब होता है। कर्जदार होना, ऋणी होना या देनदार हो जाना। ओके, ठीक है, तो जो बिजनेस ऑनर थे, जो व्यापारी थे, ओड मतलब वो ऋणी हो गए।
किस चीज के ऋणी हो गए, वो चीज को लिखा है अ लार्ज सम ऑफ मनी, मतलब कि अ लार्ज सम मतलब एक बड़ी मात्रा, ऑफ मतलब कि मनी मतलब पैसों की एक बड़ी मात्रा के क्या हो गए, वो ऋणी हो गए, कर्जदार हो गए। और किस व्यक्ति के कर्जदार हो गए, एक तो इस चीज के कर्जदार हो गए, और किस व्यक्ति से लिया था तो टू लगा के लिखा गया, देखो टू अ लोन शार्क, एक साहूकार का, है ना, एक साहूकार के कर्जदार हो गए, इस व्यक्ति के कर्जदार हुए और इस वस्तु के कर्जदार हुए। तो वस्तु को पहले लिखा हुआ है और बाद में व्यक्ति को लिखा है, तो टू लगा के लिखा है। देखो ये क्या चीज है, अगर आप इसको पहले लिखते ना अ लोन शार्क और बाद में वस्तु को लिखते किस चीज के कर्जदार हुए, तो यहाँ टू नहीं लगाना पड़ता। अभी समझ में आ जाएगा ना अगली स्लाइड में। देखो एक सेंटेंस है, माई ब्रदर ओड, मेरे भाई, ओड मतलब वो हो गया, कर्जदार हो गया, मी मतलब मेरा कर्जदार हो गया, 1,00,000 रुपीज, कितने रुपीज का कर्जदार हो गया, वो मेरे 1,00,000 रुपए का कर्जदार हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि जो मेरा भाई था उसने मुझसे क्या लिया, 1,00,000 रुपए उधार लिए, इसलिए वो मेरा ऋणी हो गया, कर्जदार हो गया। ठीक है, तो किसका कर्जदार हो गया, मेरा, मतलब मैं कोई लिविंग चीज हूं, लिविंग थिंग, तो उसको पहले लिखा, इसको बोलते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जो लिविंग थिंग होती है इसको क्या बोलते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और किस चीज का कर्जदार हुआ, उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और ये होती नॉन लिविंग थिंग। तो आपने पहले डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लिखा, बाद में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लिखा, तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर कहीं प्रीपोजिशन लगाने की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन आप इसको उल्टा भी लिख सकते थे, ऐसा भी लिख सकते कि माय ब्रदर ओड, मेरा भाई कर्जदार हो गया, किस चीज का, उस चीज को पहले लिखे, और किस व्यक्ति का कर्जदार हुआ, उस व्यक्ति को आपने बाद में लिखा। तो चीज मतलब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, नॉन लिविंग थिंग होती है, जो 1,00,000 रुपीज का कर्जदार हो गया, और किसके प्रति, मेरे, तो अब टू लगा के लिखना पड़ा, देखो टू मी, है ना, किसका कर्जदार हुआ उसको अगर आपने बाद में लिखा है तो टू लगा के लिखना पड़ेगा। तो यही सीक्वेंस चलता है ना, इसको डाई ट्रांजिटिव वर्ब बोलते हैं ना। जैसे ही गेव मी अ बुक, उसने दिया मुझे, क्या दिया, अ बुक, ये चीज है ना, एक थिंग है, और किसको दिया, मुझे, और एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति और एक वस्तु। तो व्यक्ति को पहले लिखा आपने, ठीक है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोलते हैं इसको, और ये चीज को आपने बाद में लिखा, तो ऐसा भी लिख सकते हो, या फिर चीज को पहले लिख सकते हो, और जब व्यक्ति को बाद में लिखोगे तो कोई प्रीपोजिशन लगाना पड़ेगा, जैसे यहाँ पर टू लगाना पड़ा। ठीक है, ही गेव अ बुक टू मी। जैसे माई फादर बॉट मी अ कार, मेरे पापा ने खरीदी, देखो बाय की पास्ट फॉर्म होती है बॉट, क्या खरीदी, कार खरीदी, और किसके लिए खरीदी, मेरे लिए खरीदी। तो अगर मैं अपने आप को पहले लिखूं, लिविंग थिंग को किसके लिए, उसको पहले लिखूं और बाद में चीज को लिखूं, तो ये सीक्वेंस रहेगा। या फिर इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, माई फादर बॉट, अब क्या खरीदा, अ कार, और मेरे लिए तो फॉर मी। अब देखो प्रीपोजिशन लगा के लिखना पड़ा, जैसे यहाँ पर टू लग गया था, अब यहाँ सेंस मेरे लिए वाला आ रहा है, इसलिए फॉर लग गया। ठीक है, जैसे कि आई टॉट, देखो टीच यानी होता है पढ़ाना, उसी की पास्ट फॉर्म है टॉट, मैंने पढ़ाया, किसको पढ़ाया, राहुल को, और क्या पढ़ाया, इंग्लिश, मैंने राहुल को इंग्लिश पढ़ाया। अब ऐसा लिख सकता था, इंग्लिश को पहले भी लिख सकता था, है ना, ऐसा भी लिख सकते हैं, आई टॉट इंग्लिश, किसको पढ़ाया वो बाद में लिखना है, तो टू लगा के लिखना पड़ेगा, टू राहुल। तो ये एक सीक्वेंस चलता है डाई ट्रांजिटिव वर्ब का, है ना। एक सेंटेंस मैं लिखता हूं आपके सामने, देखना, देखो वीडियो बड़ी बन रही, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन समझ में आपको अच्छे से आएगा। जैसे मैं लिखूं, माई मदर मेड मी अ केक, इसका मीनिंग है मेरी माँ ने बनाया मेरे लिए एक केक, मेरी माँ ने मेरे लिए केक बनाया। अब इस केक को अगर पहले लिखना इस वर्ब के बाद, तो कैसे लिख सकते हो इसको, माई मदर मेड, अब अ केक अ फॉर मी लिखना पड़ेगा, फॉर मी, दोनों का मतलब सेम ही है, लिखने का तरीका चेंज हो जाता है ना। तो वैसे ही हमें यहाँ पर भी सीखने को मिल रहा है कि यहाँ पर क्या लिखा है, अ स्मॉल बिजनेस ऑनर, एक छोटे व्यापारी, ओड ऋणी हो गया, किस चीज का, अ लार्ज सम ऑफ मनी, और किस व्यक्ति का ऋणी हो गया वो बाद में लिखा है, अ लोन शार्क, मतलब एक साहूकार। लोन शार्क का मतलब क्या होता है, साहूकार, जो बहुत ज्यादा ब्याज लेते हैं और पैसे देते हैं ब्याज पे, है ना, लोन देते हैं, इसलिए बोलते हैं उनको लोन शार्क। ठीक है, और काफी सारा इंटरेस्ट यानी उसका इंटरेस्ट वसूल करते हैं, ब्याज वसूल करते हैं। ठीक है, तो लोन शार्क से उन्होंने क्या लिया, बहुत ज्यादा अमाउंट पैसों का ले लिया, और उसके क्या बन गए, ऋणी बन गए, कौन, ये व्यापारी। ठीक है ना, ओके। द लोन शार्क वॉज, वो जो साहूकार है, लोन शार्क, अब देखो द लोन शार्क लिखा है, क्यों,
क्योंकि इसका जिक्र पहले हो चुका है। जब पहले हुआ था तब यहाँ पर क्या लिखा था, अ लोन शार्क लिखा था। देखो अ लोन शार्क लिखा था, आर्टिकल अ लगा था, दोबारा जिक्र हो रहा है तो द लोन शार्क। ठीक है, हाँ, द लोन शार्क वॉज, वो जो साहूकार वो थे, क्या थे, अ वेरी ओल्ड अनअट्रैक्टिव लुकिंग गाय, एक बहुत उम्र के और बदसूरत लुकिंग यानी दिखने वाले व्यक्ति थे साहूकार। दैट जो कि, दैट मीन्स जो कि, जो जस्ट सो बस यूं ही, हैपन मतलब संयोग से, संयोगवश या किस्मत से या जैसे भी संयोग से क्या हो गया, टू फैंसी मतलब पसंद करने लगे। फैंसी का मतलब होता है किसी को पसंद करना। किसको पसंद करने लगे, द बिजनेस ऑनर्स डॉटर, उस बिजनेस ऑनर्स मतलब व्यापारी, बिजनेस ऑनर्स मतलब व्यापारी की, डॉटर मतलब बेटी को पसंद करने लगे। वो जो लोन शार्क थे वो क्या करने लगे, दिखने में कैसे थे, वेरी ओल्ड और अनअट्रैक्टिव लुकिंग गाय थे वो। ठीक है, दैट जो कि जस्ट सो बस यूं ही, हैपन टू फैंसी मतलब संयोग से पसंद करने लग गए अचानक से, किसको, बिजनेस ऑनर्स डॉटर मतलब व्यापारी की डॉटर यानी बेटी को पसंद करने लगे। अब आपको मैं बताऊंगा ये जस्ट सो और ये हैपन का मतलब क्या होता है, इसके बाद टू और वर्ब की बेस फॉर्म किस तरह से इसका सेंस में यूज करते हैं आप लोग, वो मैं सिखाता हूं। देखो जैसे कि एक सेंटेंस लिखा है, फॉर्चुनेटली मतलब संयोगवश या संयोग से या किस्मत से, है ना, लकीली, है ना। आई मेट मैं मिला राहुल से यस्टरडे मतलब कल, कल मैं राहुल से बड़े संयोग से मिल गया, किस्मत से मिल गया। ठीक है, अब इसी चीज को आप दूसरे तरीके से भी ऐसे ही बोल सकते हैं, इसी सेंटेंस को इस तरह से भी बोल सकते हैं, सेम टू सेम वही सेंस आएगा, आई हैपन टू मीट। ये जो मेट है ना, मीट की ही सेकेंड फॉर्म है ना, मीट की ही पास्ट फॉर्म है, तो ये जो पास्ट फॉर्म है मेट, ये हैपन को मिल जाएगी तो हैपन का बन जाएगा हैपन, डी लग जाएगा, आई हैपन। और ये मेट जो है ये अपनी ओरिजिनल फॉर्म में आ जाएगा टू के साथ, टू मीट बन जाएगा, आई हैपन टू मीट। इसका मतलब ही हो गया इतने का, मैं संयोग से मिला, किससे मिला, राहुल से, यस्टरडे मतलब कल। तो ये इनका सेंस आता है ना। जैसे एक सेंटेंस है, अच्छा हुआ कि कल तुम वहां चले गए, अच्छा हुआ कि कल तुम वहां चले गए मतलब किस्मत से कल तुम वहां चले गए, बड़े सौभाग्य से कल तुम वहां चले गए, ये इसका मतलब होता है। सही है, तो इसको ऐसा नॉर्मल तरीका तो ऐसा इसका, इट इज गुड दैट, ये अच्छा हुआ कि यू वेंट तुम चले गए, गो की पास्ट फॉर्म है ना, वेंट देयर वहां, यस्टरडे मतलब कल, अच्छा हुआ तुम कल वहां चले गए। इसको ऐसा भी लिख सकते थे, अच्छा हुआ को लकीली या फॉर्चुनेटली यू वेंट देयर यस्टरडे। ठीक है, अब हैपन का यूज में हमें सीखना है, यू हैपन्ड टू गो देयर यस्टरडे। जो वेंट था पास्ट फॉर्म था मेन वर्ब का, वो पास्ट फॉर्म हैपन ने ले लिया, वो हैपन्ड बन गया, और वो ओरिजिनल फॉर्म में टू के साथ लिखना पड़ा, टू गो, है ना। यू हैपन टू गो देयर यस्टरडे, तुम संयोग से चले गए वहां पर, क्योंकि किस्मत से, लकीली, फॉर्चुनेटली, ये। या फिर इसमें थोड़ा स्ट्रेस डाल के देखना है, बस यूं ही, संयोग से, बस यूं ही वाला सेंस देना है, तो हम जस्ट सो का इस्तेमाल कर लेते हैं हैपन से पहले। यू जस्ट सो हैपन टू गो देयर यस्टरडे, तुम यूं ही हैपन टू गो संयोग से चले गए, देयर मतलब वहां, यस्टरडे मतलब कल, है ना। मैं बस यूं ही संयोग से उससे मिल लिया, तो मैं कैसे बोलूंगा, आई जस्ट सो हैपन टू मीट हिम, आई जस्ट सो हैपन टू मीट हिम, मैं बस यूं ही संयोग से मिल गया उससे, है ना। मैं बस यूं ही संयोग से ही मैच जीत गया, मुझे तो बिल्कुल आता नहीं था खेलना, फिर भी अगर मैं जीत जाऊं तो कोई बोलेगा अरे तुम मैच जीत गया, तो मैं क्या बोलूंगा, अरे भाई मैं बस यूं ही किस्मत से या संयोग से ही मैच जीत गया, तो कैसे बोलूंगा, आई जस्ट सो हैपन टू विन द मैच, आई जस्ट सो हैपन टू विन द मैच। तो इस टाइप का सेंस आपको मैंने समझाने के लिए बताया है। तो यहाँ पर देखना आप लोग कि वो जो अनअट्रैक्टिव लगने वाले जो व्यक्ति थे, जो लोन शार्क साहूकार, वो कैसे थे, बहुत ओल्ड भी थे और अनअट्रैक्टिव दिखने वाले व्यक्ति थे, जो बस यूं ही जस्ट सो हैपन टू फैंसी मतलब संयोग से पसंद करने लगे। जैसे हैपन टू मीट मतलब संयोग से मिल गए, हैपन टू विन मतलब संयोग से जीत गए, हैपन टू रीच मतलब संयोग से पहुंच गए, वैसे ही हैपन टू फैंसी मतलब संयोग से पसंद करने लगे, किसको, द बिजनेस ऑनर्स डॉटर मतलब उस व्यापारी की बेटी को। ये सेंस निकल के आता है यहाँ पर। ठीक है, आगे देख लेते हैं, है ना। ही डिसाइडेड, वो जो साहूकार थे लोन शार्क, है ना, ही डिसाइडेड, उन्होंने तय किया, क्या तय किया, टू ऑफर द बिजनेसमैन, ऑफर देने का तय किया, एक पेशकश करने का तय किया। किसको ऑफर दे रहे हैं वो, उसको डायरेक्ट लिख दिया, देखो द बिजनेसमैन, यानी उस व्यापारी को ऑफर देने का तय किया उन्होंने। और क्या ऑफर दिया,
पहले व्यक्ति को लिख दिया, किसको दिया, और क्या ऑफर दिया वो बाद में लिखा है, अ डील, एक सौदा ऑफर किया, एक सौदे की पेशकश की। किसको पेशकश की, उस व्यापारी को क्या किया उन्होंने, एक ऑफर दिया, एक डील, एक सौदे का ऑफर दिया, भैया एक डील कर लेते हैं, एक सौदा कर लेते हैं, है ना। ऐसा ही डिसाइडेड, उन्होंने तय किया। ठीक है, किसने, लोन शार्क ने, मतलब साहूकार ने। क्या ऑफर दे रहे थे वो उस व्यापारी को, क्या डील थी भाई, क्या डील का ऑफर, किस सौदे का ऑफर दे रहे थे वो, देख लेते हैं। दैट ये जो डील है, ये जो सौदा है, जो कि क्या करेगा, दैट वुड कंप्लीटली वाइप आउट द डेट। ये जो सौदा था, वुड कंप्लीटली, वो पूरी तरह से, वाइप आउट मतलब होता है मिटा देना या खत्म कर देना, वो खत्म कर देगा किसको, द डेट मतलब कर्जों को, ये बी साइलेंट है ना, डेट बोलते हैं इसको, ठीक है, बी को नहीं पढ़ना है आपको। द डेट, उस कर्जे को, कौन सा कर्जा, द डेट, वो कर्जा, ही जो उसने ओड लिया था, ही मतलब उससे, जो उसने लिया था ना उस व्यापारी ने साहूकार से, उस कर्जे को क्या कर देगा साहूकार, पूरी तरह से वाइप आउट कर देगा। ऐसी कोई डील, ऐसी कोई सौदे की वो क्या कर रहे थे, पेशकश करने का उन्होंने डिसाइड किया, ऐसा सौदा मैं ऑफर करता हूं उसको। ठीक है, ओके, समझ में आ गया। अब आप बोलोगे सर कि वुड का इस्तेमाल कैसे हुआ है यहाँ पर, वुड वाइप आउट, मिटा देगा, ठीक है, तो वुड का इस्तेमाल जब कैसे करते वो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं एक बार, है ना। देखो यहां पर क्या दिया, एक्सेप्ट मीट, ठीक है, देख लेते हैं, डॉटर वाज मेट, ओके, कोई बात नहीं। जब भी ना विल की पास्ट फॉर्म का इस्तेमाल करना पड़ता है तब हम वुड लगाते हैं। जैसे डिसाइडेड, क्या ये पास्ट फॉर्म है ना, डिसाइड की पास्ट फॉर्म है, तो आगे तो हम जहां भी विल वाला सेंस देना है, जाएगा, करेगा, खाएगा, विल वाला सेंस, तो विल के बदले आपको वुड का इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि पास्ट से शुरुआत हुई है, तो ये विल की पास्ट फॉर्म वुड का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा आपको। ठीक है, आगे और समझाऊंगा आपको। हावेवर, हालांकि द कैच वॉज दैट, हालांकि ये शर्त थी कि ही वुड ओनली वाइप आउट द डेट, कि वो सिर्फ, ही वुड ओनली का मतलब वो तभी वाइप आउट मतलब खत्म करेगा, द डेट मतलब कर्जा, वो तभी कर्जे को खत्म करेगा, इफ यदि ही कुड मैरी, अगर वो शादी कर पाए, द बिजनेसमैन्स डॉटर, उस व्यापारी की बेटी से। वो क्या डील रख रहा था, क्या सौदा कर रहा था, कि भैया मैं तुम्हारे कर्जे को पूरा खत्म कर दूंगा, लेकिन तभी जब मैं क्या कर पाऊं, शादी कर पाऊं, किससे, उस व्यापारी की बेटी से, अगर वो शादी कर पाए तभी ऐसा होगा। ऐसा उसने डील रख दिया भाई, है ना। नीडलेस टू से, कहने की जरूरत नहीं है, दिस प्रपोजल, ये जो प्रस्ताव था ना, वॉज मेट विद अ लुक ऑफ डिस्गस्ट, ये जो प्रस्ताव था, वॉज मेट मतलब इसे अपनाया गया, विद अ लुक ऑफ डिस्गस्ट मतलब बड़ी घृणा की भावना से, या बड़ा गलत तरीके से इसको अपनाया गया, खुशी खुशी नहीं अपनाया गया, है ना। आप बोलोगे सर मीट यानी तो मिलना होता है, उसी की पास्ट फॉर्म मेट है और वॉज लगाओ, मतलब ये तो पैसिव वॉइस है, हाँ सही है, पैसिव वॉइस है, तो मीट का मतलब मिलना नहीं, अपनाना भी होता है, और ये पैसिव वॉइस है, इसका मतलब अपनाया गया। चलो समझते हैं इसको, है ना। मीट का मतलब क्या होता है वो थोड़ा समझा देता हूँ। जैसे मेरी माँ मेरी सारी गलतियों को खुशी से अपनाती है, तो कैसे बोलूंगा मैं, माई मदर एक्सेप्ट्स ऑल माई मिस्टेक्स विद हैप्पीनेस, ऐसी बोलेंगे। या फिर एक्सेप्ट का को आप मीट से रिप्लेस कर सकते हैं, मीट का मतलब भी होता है एक्सेप्ट करना, अपनाना। माई मदर मीट्स, मेरी माँ अपनाती है क्या, ऑल माई मिस्टेक्स, मेरी सारी गलतियों को, विद हैप्पीनेस मतलब खुशी से अपनाती। इसी को पैसिव में कैसे लिखेंगे, जैसे देखो, मेरी सारी गलतियों को खुशी से अपनाया जाता है मेरी माँ के द्वारा, यानी कि ऑल माई मिस्टेक्स आर एक्सेप्टेड, मेरी सारी गलतियों को एक्सेप्ट कर लिया जाता है, विद हैप्पीनेस, खुशी से, किसके द्वारा, बाय माई मदर, मेरी माँ के द्वारा। अब इसको पैसिव में कैसे लेके जाएंगे, देखो, ऑल माई मिस्टेक्स आर मेट, देखो एक्सेप्टेड ये वर्ब की पास्ट फॉर्म है, तो ये भी मीट की पास्ट फॉर्म है, मेट, है ना, पैसिव वॉइस, आर मेट, मेरी सारी गलतियां माफ कर दी जाती, स्वीकार कर ली जाती है, विद हैप्पीनेस, खुशी से, बाय माई मदर, मेरी माँ के द्वारा। तो वही सेंस यहां पर देने की कोशिश की है ना। ठीक है, कैसा है सेंस यहां पर, कि नीडलेस टू से, कहने की जरूरत नहीं है, दिस प्रपोजल, ये जो प्रस्ताव था, वॉज मेट, वो अपना लिया गया, विद अ लुक ऑफ डिस्गस्ट मतलब अच्छी तरह से नहीं अपनाया, मतलब थोड़ा घृणा की भावना से, संदेह की भावना से इसको अपना लिया गया, मजबूरी बस बेचारों ने अपना लिया। ठीक है, फिर क्या हुआ, देखो, उस साहूकार के इस प्रस्ताव को उस व्यापारी ने अपना लिया, कि भैया मैं तेरा कर्जा माफ कर दूंगा। साहूकार ने क्या बोला व्यापारी को, मैं तेरा सारा कर्जा माफ कर दूंगा, बस
तू मेरी शादी करा दे। साहूकार चाह रहा था कि उसकी शादी हो जाए, किससे? उस व्यापारी की बेटी से, तभी वो कर्जा माफ करेगा। ये उसने क्या रखा? डील रखा। ठीक है, ओके। द लोन शार्क मतलब उस साहूकार ने, सेड मतलब कहा, दैट कि ही वुड प्लेस 2 पेबल्स इनटू अ बैग। उसने कहा, क्या कहा? कि ही वुड प्लेस, वो रखेगा, क्या रखेगा? 2 पेबल्स मतलब 2 पत्थरों को, कंकड़ों को, कहां पर? इनटू अ बैग, वो बैग में रखेगा 2 कंकड़ों को, है ना। फिर 1 वाइट एंड 1 ब्लैक, एक सफेद और एक काला। ठीक है, और क्या? द डॉटर वुड देन, और तब उस बेटी को, द डॉटर मतलब उस व्यापारी की बेटी को, वुड हैव टू रीच इनटू मतलब अपने हाथों से टटोलना पड़ेगा, है ना। रीच इनटू का मतलब क्या होता है? किसी चीज को हाथों से, हाथ डाल के महसूस करना, ढूंढना, टटोलना, उसको बोलते हैं रीच इनटू। ठीक है, और तब क्या करना पड़ेगा? द डॉटर वुड हैव टू रीच इनटू, उस डॉटर को, व्यापारी की बेटी को अपने हाथों से टटोलना पड़ेगा, किस चीज को? द बैग, उस थैले को। एंड पिक आउट, और बाहर निकालना होगा, या बाहर निकालना पड़ेगा, क्या? अ पेबल, एक कंकड़ बाहर निकालना पड़ेगा, है ना। मैं तो 2 कंकड़ रख दूंगा, एक सफेद और एक काला। उसके बाद जो व्यापारी की बेटी उस थैले में हाथ डालेगी, टटोलेगी, ढूंढेगी और पिक आउट, बाहर निकालेगी एक पत्थर, कोई भी एक। इफ इट वॉज ब्लैक, अगर एक काला पत्थर हुआ ना, तो क्या होगा? द डेट वुड बी वाइप्ड, जो कर्ज था वो वुड बी वाइप्ड मतलब वो खत्म कर दिया जाएगा, कर्जा पूरा खत्म हो जाएगा। बट लेकिन द लोन शार्क, लेकिन जो वो साहूकार है ना, वुड देन मैरी हर, तब क्या कर लेगा वो? वुड मैरी, देन मतलब तब शादी करेगा, शादी कर लेगा, हर मतलब उससे। अगर वो पत्थर ब्लैक निकला तो कर्जा तो माफ हो जाएगा, लेकिन जो साहूकार है वो शादी भी करेगा, किससे? मैरी हर मतलब उस व्यापारी की बेटी से शादी कर लेगा। ठीक है, लेकिन अब यहां पर एक चीज बताना चाहता हूं आपको। जैसे आपने यहां पर देखा, यहां पर वुड प्लेस मतलब रखेगा के लिए विल प्लेस होना चाहिए, जाएगा विल गो, खाएगा विल ईट, आपने वुड लगाया सर, है ना। जैसे आपने बोला वुड हैव टू रीच इनटू, जैसे वुड हैव का मतलब होता है कुछ करना पड़ेगा, विल वो तो विल के साथ आता है ना, विल हैव टू गो जाना पड़ेगा, विल हैव टू ईट खाना पड़ेगा, विल हैव टू प्ले खेलना पड़ेगा, वैसे ही विल हैव टू रीच इनटू मतलब टटोलना पड़ेगा हाथों से। तो सर विल आता है ना, आपने वुड लगाया। देखो वुड इसलिए लगाया क्योंकि पास्ट से शुरुआत हुई सेंटेंस की। ठीक है, जैसे कि से की पास्ट फॉर्म सेड का इस्तेमाल किया गया, पास्ट से शुरुआत हुई है, तो विल की पास्ट फॉर्म वुड लगाना पड़ता है। वुड को विल की पास्ट फॉर्म के रूप में माना जाता है ना। जैसे कि देखो अभी समझ में आ जाएगा। राहुल कहता है कि वो मुंबई जाएगा। राहुल सेज, राहुल कहता है, प्रेजेंट में कहता है, प्रेजेंट की बात है ना, प्रेजेंट की फॉर्म है, दैट की ही विल गो टू मुंबई। अगर प्रेजेंट की से शुरुआत हुई है तो आगे फ्यूचर आप लिख सकते हैं, विल आप लिख सकते हैं, फ्यूचर वाली फॉर्म लिख सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा हो तो राहुल ने कहा था, पास्ट कि वो मुंबई जाएगा, तो यहां भी जाएगा लिखा है, यहां भी जाएगा लिखा हुआ है ना, दोनों सेम है, ऐसा कुछ नहीं, यहां ए भी लगा सकते हो। तो अब यहां जाएगा के लिए हम विल नहीं लगा सकते, क्यों? क्योंकि सेंटेंस की शुरुआत यहां पर सेज से हुई थी, प्रेजेंट से। यहां पर कहा था मतलब सेड, से की पास्ट फॉर्म सेड लग गया, इसलिए यहां पर विल की पास्ट फॉर्म वुड लगाना पड़ेगा। राहुल सेड दैट ही वुड गो टू मुंबई, है ना। जब भी आप पास्ट में कोई बात फ्यूचर के लिए करते हैं तब विल के जगह वुड का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैं बोलूं, मैं जानता हूं कि वो मुझसे मिलेगा, तो आई नो दैट ही विल मीट मी। मैं जानता हूं, प्रेजेंट है आगे, नो, इसलिए प्रेजेंट के बाद फ्यूचर का इस्तेमाल कर सकते हो, विल का इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन पास्ट के बाद विल का इस्तेमाल करना हो तो विल नहीं, वुड लगाते हैं। जैसे मैं जानता था कि वो मुझसे मिलेगा, वो मिल लिया, अब मैं बाद में बोल रहा हूं मैं जानता था कि वो मुझसे मिलेगा, तो आई न्यू, नो की पास्ट फॉर्म क्या हो जाएगी? न्यू। आई न्यू दैट। अब आगे क्या आएगा वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताना, इसका इंग्लिश सेंटेंस क्या बनेगा। ठीक है, तो हमने देखा कि अगर वो काला पत्थर निकालती है तो लोन तो माफ हो जाएगा, लेकिन उस लड़की से, वो जो था उस डॉटर से, व्यापारी की बेटी से, वो साहूकार शादी कर लेगा। ठीक है, लेकिन बट इफ, यदि इट वॉज वाइट, अगर ये सफेद पत्थर निकालती हो वो लड़की, तब क्या होगा? द डेट वुड ऑल्सो बी वाइप्ड, तब भी ये जो कर्ज था वो खत्म कर दिया जाएगा। बट लेकिन द डॉटर वुडंट हैव टू मैरी, उस डॉटर को वुडंट है ना, वुडंट हैव टू मैरी, शादी नहीं करना पड़ेगा, है ना, किससे? द लोन शार्क, उस साहूकार से।
यानी अगर सफेद पत्थर निकलता है तो ज्यादा अच्छी बात है, कर्जा भी माफ हो जाएगा और शादी भी नहीं करना पड़ेगा लोन शार्क से उस किसको, डॉटर को, ठीक है ना। ओके, स्टैंडिंग खड़े खड़े कहां पर, ऑन द पेबल स्ट्रून पाथ। देखो STREW, स्ट्रू का मतलब क्या होता है, बिखेरना, किसी चीज को बिखेरना, कहीं पर फैलाना, उसी की पास फॉर्म क्या है, स्ट्रून, है ना। स्ट्रू, स्ट्रून, स्ट्रून ऐसा चलता है ना। तो यहां पर पेबल मतलब पत्थर या कंकड़, स्ट्रून मतलब बिखरे हुए, कंकड़ बिखेरे हुआ रास्ता, उसको बोलते हैं पत्थरों से भरा रास्ता, पेबल स्ट्रून पाथ, ठीक है। स्टैंडिंग मतलब खड़े खड़े कहां पर, ऑन अ पेबल स्ट्रून पाथ, कहा, इन द बिजनेसमैन्स गार्डन, व्यापारी के बगीचे में। देखो समझना, एक इमेज दिखाता हूं, देखो ये रास्ता है, देखो ये पत्थरों से भरा हुआ रास्ता है ना, पत्थर बिखेरे गए ना इस रास्ते में, ठीक है, तो इसको बोलते हैं पेबल स्ट्रून पाथ। और ये गार्डन देखो, आजू बाजू बाउंड्री, ये गार्डन में एक रास्ता बना हुआ है, ठीक है। देखो इसको आप फोकस करोगे तो ऐसा दिखेगा, देखो एक व्हाइट पत्थर है, एक ब्लैक पत्थर है, व्हाइट पत्थर है, ब्लैक पत्थर है, ऐसे एक रास्ते में वो क्या थे, खड़े थे, ठीक है ना, खड़े थे इस पूरे के पूरे तीनों लोग, ठीक है। तो वही बोल रहे हैं यहां पर, स्टैंडिंग मतलब खड़े खड़े कहां पर, ऑन अ पेबल स्टून पाथ मतलब पत्थरों से भरे हुए रास्ते में, कहां पर, इन द बिजनेसमैन्स गार्डन, उस व्यापारी के बगीचे में, ठीक है। क्या हुआ, खड़े खड़े क्या हुआ, द लोन शार्क, उस व्यापारी ने खड़े खड़े क्या किया, बेंट ओवर, वो झुका, पहले खड़ा था वो झुका, एंड पिक्ड अप, और उठाया। लोन शार्क का मतलब यहां व्यापारी नहीं है, यहां पर साहूकार है, क्या है, साहूकार, ठीक है, यहां समझ लेना। स्टैंडिंग खड़े खड़े उस रास्ते पर, जो साहूकार था, बेंट ओवर वो झुका, एंड पिक्ड अप और उठाया, क्या उठाया, 2 पेबल्स, 2 पत्थरों को उठा लिया साहूकार ने, ठीक है। और फिर क्या किया उसने, विल्स्ट, विल्स्ट का मतलब होता है जब, इसको वाइल भी आप लिख सकते थे, WHILE, वाइल, वाइल जब, ही वॉज पिकिंग दैम अप, पिकअप का मतलब उठाना, पिकिंग दैम अप मतलब उठा रहा था, विल्स्ट, विल्स्ट मतलब जब, ही वॉज पिकिंग दैम अप, वह उठा रहा था उन्हें, उन पत्थरों को उठा रहा था, तब क्या हुआ, द डॉटर, बेटी ने, उस व्यापारी की बेटी ने, नोटिस्ड मतलब ध्यान दिया, दैट की, हिड, पिक्ड अप, हिड मतलब हिड किसकी पास्ट शॉर्टकट फॉर्म है, ही हैड की, ही वुड की भी पास्ट फॉर्म होती है हिड, लेकिन ये पिक्ड लिखा है ना थर्ड फॉर्म, इसलिए ही हैड की पास्ट फॉर्म है ना। ही हैड पिक्ड, वह उठा चुका था, 2 ब्लैक पेबल्स, 2 काले पत्थर उठा चुका था वो। डॉटर ने देखा कि भैया इसने क्या किया था, दोनों ही काले पत्थर उठा चुका था, एंड प्लेस्ड और रखा उसने दैम मतलब उन्हें, उन दोनों, दैम बोथ मतलब उन दोनों पत्थरों को कहां रखा, इनटू द बैग मतलब थैले में रखा। बात तो ये थी कि भैया एक काला उठाएगा और एक सफेद उठाएगा, तो उसने चालाकी कर दिया साहूकार ने, दोनों ही काले पत्थर उठा लिया, ठीक है, और प्लेस्ड दैम रख दिया उनको बैग के अंदर। ही देन आस्क्ड, फिर उसने कहा, आस्क का मतलब किसी को कुछ करने के लिए कहना, ये भी आस्क का मतलब होता है, सिर्फ पूछना नहीं होता इसका मतलब। जैसे मैं बोलूं उसने मुझे कमरा साफ करने के लिए कहा, तो कैसे बोलूंगा, ही आस्क्ड मी टू क्लीन द रूम, है ना, ये सेंस होता है। फिर उस साहूकार ने, ही मतलब उस साहूकार ने, देन फिर आस्क्ड मतलब कहा, किससे कहा, द डॉटर, बेटी से, उस व्यापारी की बेटी से कहा, क्या कहा, टू रीच इनटू द बैग, रीच इनटू मतलब होता है हाथों से टटोलने के लिए कहा, ढूंढने के लिए, द बैग मतलब उस बैग को हाथों से ऐसा टटोलने के लिए कहा, एंड पिक 1 और उठाने को कहा, 1 मतलब एक पत्थर वहां से उठाने को कहा। द डॉटर, उस बेटी, नेचुरली मतलब प्राकृतिक रूप से, हैड मतलब के पास थे, द डॉटर नेचुरली हैड, प्राकृतिक रूप से, है ना, नॉर्मली क्या था, नेचुरली, उस बेटी के पास, उस व्यापारी की बेटी के पास क्या थे, 3 चॉइसेस मतलब 3 विकल्प थे, 3 ऑप्शंस थे, है ना, वो 3 चीजें कर सकती थी। एक तो उसको पता था कि दोनों काले पत्थर ही डाला है साहूकार ने, है ना, ये चीज पता थी, उसके पास 3 ऑप्शन थे, 3 चीजें वो कर सकती थी। क्या था, S2 की, S2 का सेंस होता है की वाला, है ना, कि व्हाट, जो, शी कुड हैव डन, जो वो कर सकती थी, है ना, जो वो कर सकती थी, ऐसे 3 ऑप्शन थे उसके पास। सबसे पहला तो क्या करती, रिफ्यूज मना करना, टू पिक उठाने से, अपेबल कोई भी पत्थर, है ना, अपेबल मतलब कोई वाला सेंस आ रहा है इसमें, कोई भी पत्थर उठाने से मना कर देती, फ्रॉम द बैग उस थैले में से, ठीक है, ऐसा करती। या दूसरा, टेक बोथ पेबल्स आउट, टेक मतलब टेक आउट का मतलब बाहर निकाल लेना, क्या, बोथ पेबल्स दोनों पत्थरों को, दोनों ही पत्थरों को बाहर निकाल लेती ऑफ द बैग उस बैग से, एंड और एक्सपोज द लोन शार्क फॉर चीटिंग,
और इस चीटिंग के लिए उसको क्या कर देती, उस लोन शार्क को, उस साहूकार को एक्सपोज कर देती, उसका सच बाहर निकाल देती, उसके सच को उजागर कर देती, है ना, उसके झूठ को, मतलब उसने चीटिंग किया है इस बात के लिए उसको क्या कर देती, एक्सपोज कर देती, उसका भांडा फोड़ देती। ये दूसरा ऑप्शन था। तीसरा क्या था, पिक अ पेबल फ्रॉम द बैग, यानी कोई एक पत्थर उठाती, पिक मतलब उठा लेती, अ पेबल मतलब एक पत्थर, फ्रॉम द बैग उस बैग से, फुल्ली वेल नोइंग पूरी तरह से जानते हुए, अच्छी तरह से जानते हुए क्या, कि इट वॉज ब्लैक, कि ये काला है, काला पत्थर था, ये जानते हुए भी एक पत्थर निकाल लेती, एंड सेक्रीफाइस हरसेल्फ, और खुद को न्यौछावर कर देती, हवाले कर देती खुद को, ठीक है, मतलब खुद को सेक्रीफाइस कर देती बेचारी, किस चीज के लिए, फॉर हर फादर्स फ्रीडम, फॉर के लिए, किसके लिए, अपने पापा की आज़ादी के लिए, अपने पापा की, अपने उस व्यापारी की आज़ादी मतलब कर्जे से मुक्ति के लिए, है ना, साहूकार का बहुत सा कर्जा था, तो अपने कर्जे की मुक्ति के लिए क्या करती बेचारी, जानते हुए कि वो एक पत्थर काला ही है, अब वो निकालती चुपचाप एक पत्थर और अपने आप को सेक्रीफाइस कर देती खुद को, ठीक है। इतने ऑप्शन थे उसके पास, लेकिन फिर क्या हुआ, देखो कुछ क्रिएटिव थिंकिंग इसको बोलते, वो अब पता चलेगा आपको, है ना। लेकिन क्या हुआ, शी ड्रू आउट, देखो एक होता है ड्रॉ आउट, DRAW, ड्रॉ आउट का मतलब होता है बाहर निकालना, उसकी पास्ट फॉर्म है ड्रू आउट, DREW, ड्रू आउट, है ना। शी ड्रू आउट, उसने बाहर निकाला, अ पेबल, एक पत्थर, फ्रॉम द बैग, उस थैले में से, एंड और क्या किया, और बिफोर लुकिंग एट इट, से पहले, किससे पहले, लुकिंग देखने से भी पहले, इट मतलब इसे, लुक एट मतलब देखना किसी चीज को, है ना, इसे, इस पत्थर को देखने से भी पहले एक्सीडेंटली मतलब गलती से ड्रॉप्ड, गिरा दिया, इट मतलब इसे, पत्थर को देखने से पहले उसने गलती से इसे नीचे गिरा दिया। कहां पर गिरा दिया, इनटू द मिड्स, मिड्स मतलब बीच में, इनटू मतलब में, किसके बीच में, ऑफ द अदर पेबल्स, अन्य पत्थरों के बीच में गिरा दिया, क्योंकि जहां वो खड़े थे वहां पर तो बहुत सारे पत्थर ही पत्थर थे, तो उसने एक पत्थर निकाला बैग में से और उसके पर तरफ देखे बिना ही उसे गलती से नीचे गिरा दिया, ठीक है। फिर क्या हुआ देखो, शी सैड, उसने कहा, उस बेटी ने कहा व्यापारी की, टू द लोन शार्क, उस साहूकार से कहा, क्या कहा, ओ देखो ये इन्वर्टेड कॉमा, ओ हाउ क्लमजी ऑफ मी, कितनी अनाड़ी हूं मैं, हाउ क्लमजी ऑफ मी मतलब कितनी अनाड़ी हूं मैं, इसको भी आप याद कर सकते हैं, जैसे मैं बोलूं कितने स्मार्ट हो आप, हाउ स्मार्ट ऑफ यू, कितने शातिर है वो लड़का, हाउ शार्प ऑफ दैट बॉय, तो इस टाइप से आप इसको यूज कर सकते हो। यहाँ पर एडजेक्टिव है, क्लमजी क्या है, एक एडजेक्टिव है, हाउ, फिर ये एडजेक्टिव है, फिर ऑफ, और यहाँ पर ऑब्जेक्टिव फॉर्म लगा है आपके प्रोनाउन का, ठीक है। हाउ क्लमजी ऑफ मी, कितनी अनाड़ी हूं मैं, नेवर माइंड, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इफ यू, यदि तुम, ये साहूकार से कह रही है ना, क्या कह रही है, यदि तुम, लुक इन टू, ध्यान से देखो, छानबीन करो, द बैग, उस बैग में ध्यान से देखो, फॉर द वन, उस पत्थर को, उस पत्थर के लिए, वो वाला, द वन मतलब वो वाला पत्थर, द वन मतलब वो वाला पत्थर, दैट इज लेफ्ट, जो है बचा हुआ उसके अंदर, है ना। नेवर माइंड, कोई बात नहीं, इफ यू लुक इन टू द बैग, अगर तुम बैग में ध्यान से देखो, फॉर द वन, उस पत्थर के लिए, दैट इज लेफ्ट, जो बचा हुआ है, तो क्या होगा, यू विल बी एबल टू टेल, तो तुम बता पाओगे विच पेबल आई पिक्ड, कौन सा पत्थर मैंने उठाया था, कौन सा, अगर तुम बैग में ध्यान से देखोगे कि कौन सा पत्थर बचा हुआ है, तो उसे देख के तुम बता पाओगे कि कौन सा पत्थर मैंने उठाया था, है ना। अगर मैंने काला उठाया होगा तो अंदर सफेद बचना चाहिए, अगर सफेद उठाया था तो अंदर काला बचना चाहिए, ऐसा बोल रही हो, है ना, व्यापारी की बेटी। फिर क्या हुआ, द पेबल लेफ्ट इन द बैग इज ऑब्वियसली ब्लैक, जो पत्थर था बचा हुआ इन द बैग, उस थैले में, ऑब्वियसली स्पष्ट सी बात है वो क्या था, काला था। एंड सीइंग, और देखकर, इस चीज को देखते हुए, एज, चूंकि द लोन शार्क डिडंट वांट टू बी एक्सपोज्ड, वो जो लोन शार्क था, जो साहूकार था, डिडंट वांट, वो नहीं चाहता था, टू बी मतलब होना, क्या होना, एक्सपोज्ड मतलब उजागर नहीं होना चाहता था, अपना सच बाहर निकल जाए वो चीज नहीं चाहता था, इसलिए सीइंग मतलब देखकर भी, क्या हुआ, देखकर भी, अब यहां से पढ़ो, ही हैड टू प्ले अलोंग, प्ले अलोंग का मतलब होता है बेमन से किसी चीज को स्वीकार करना, ही हैड टू प्ले अलोंग, उसे बेमन से मानना पड़ा, स्वीकार करना पड़ा, एज इफ की, मानो द पेबल, वो जो पत्थर था, द डॉटर ड्रॉप्ड, जो बेटी ने गिराया था,
वॉज वाइट, वो सफेद था। ये बात उसे न चाहते हुए भी मानना पड़ा। एंड क्लियर, और क्लियर करना पड़ा। हैड टू क्लियर, यही सेंस है। हैड टू यहाँ पर लिखा हुआ इसलिए यहाँ फिर से नहीं लिखा है ना। एंड हैड टू क्लियर, खत्म करना पड़ा हर फादर्स डेट, उसके पापा का कर्ज। देखो है ना, कितनी चालाकी की उस बेटी ने, पत्थर गिरा दी और बोलती भैया थैले में देख लो, जो बचा हुआ होगा उसके हिसाब से निर्णय कर लेना कौन सा पत्थर मैंने उठाया था। बैग में क्या बचा हुआ था, कौन सा पत्थर था, काला बचा हुआ था। तो लोन शार्क को मानना पड़ा कि भैया तुमने सफेद पत्थर ही उठाया था। उस साहूकार को मानना पड़ा। एंड हैड टू क्लियर, और खत्म करना पड़ा हर फादर्स डेट, उसके पापा का कर्ज, उस बेटी के, है ना। तो कैसी लगी आपको स्टोरी? देखो तीन ऑप्शन थे लेकिन उसने चौथा ऑप्शन भी निकाल लिया ना। मोरल, इससे शिक्षा में क्या मिलती है? इट्स ऑलवेज पॉसिबल। इट्स ये है क्या है, हमेशा पॉसिबल होती है ये चीज, क्या? टू ओवरकम, मतलब सामना करना। अ टफ सिचुएशन, कठिन परिस्थितियों का सामना करना हमेशा संभव होता है। थ्रू, मतलब के माध्यम से। किसके माध्यम से? आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग के माध्यम से, मतलब नई सोच के माध्यम से, क्रिएटिव थिंकिंग के माध्यम से। एंड, और नॉट गिव इन, और ना झुकना। नॉट गिव इन का मतलब होता है सरेंडर कर देना, झुक जाना, हार मान जाना, है ना। टू द ओनली ऑप्शंस यू थिंक यू हैव, उन चुनिंदा ऑप्शन के सामने, विकल्पों के सामने ना झुकना भी संभव होता है। यू थिंक, जो आपको लगता है कि यू हैव, तुम्हारे पास है। टू पिक फ्रॉम, छांटने हेतु। पिक फ्रॉम, फ्रॉम के बाद ऑप्शन वाली ये सेंस आ रही। फ्रॉम ओनली ऑप्शन, चुनिंदा विकल्पों में से। आपको ऐसा लगता है, देखो फिर से समझाता हूँ, ये मीनिंग थोड़ा सा हार्ड टाइप का स्ट्रक्चर है ना, फिर से देखना। इट्स ऑलवेज पॉसिबल, ये हमेशा संभव होता है। टू ओवरकम अ टफ सिचुएशन, एक कठिन परिस्थितियों को ओवरकम करना, उसका सामना करना। थ्रू, के माध्यम से। किसके माध्यम से? थ्रू आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग, मतलब क्रिएटिव थिंकिंग के माध्यम से। और क्या पॉसिबल होता है? इट्स ऑलवेज पॉसिबल। एंड, और क्या? नॉट गिव इन, मतलब हार न मानना। टू द ओनली ऑप्शन, उन चुनिंदा ऑप्शन के सामने। यू थिंक, जो आपको लगता है। यू हैव, कि तुम्हारे पास है। टू पिक फ्रॉम, मतलब छांटने के लिए। उन आपको हार भी नहीं मानना चाहिए कि भैया मेरे पास इतने ही रास्ते हैं। नहीं, कोई नया रास्ता भी आपके सामने हो सकता है। आपको बस आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग की जरूरत है, कुछ क्रिएटिव थिंकिंग की जरूरत है। कैसी लगी आपको स्टोरी, मुझे कमेंट करके जरूर बताना, और वीडियो को लाइक करना। और आपके लिए मैंने जो होमवर्क दिया है ना, ये वाला, कौन सा होमवर्क है? हाँ, मैं जानता था कि वो मुझसे मिलेगा। इसको इंग्लिश में कैसे लिखते हैं, ये मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताना। थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट्स।